नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे उपचुनाव के रण की। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश विधानसभा की वैसे तो 10 सीटें खाली हैं, लेकिन फिलहाल 9 सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही सपा ने जहां समय गंवाए बिना ही 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, तो वहीं बसपा ने भी 5 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सत्तारूढ़ भाजपा आज दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद जल्दी ही प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से भाजपा ने सहयोगियों को स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी यूपी की 1 सीट रालोद को दी जा सकती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सपा कांग्रेस को 2 सीटें दे सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के साथ यूपी की रिक्त चल रही गाजियाबाद, सदर, कटहरी, करहल, फूलपुर, मझवा, मीरपुर, खैर, सीसामऊ और कुंदर की विधानसभा सीट भरने के लिए उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जबकि रिक्त चल रही अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर चुनाव कराने का अभी फैसला नहीं लिया जा सका है। साल 2022 में हुए सामान्य विधानसभा चुनाव में इनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जबकि 3 सीटें भाजपा के पास थी। यही नहीं, एक सीट पर निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा हुआ था। और खास बात तो यह है कि उपचुनाव वाली 8 सीटें विधायक के सांसद निर्वाचित होने से रिक्त हुई हैं, जबकि कानपुर के सीसामऊ सीट से निर्वाचित हुए सपा के इरफान सोलंकी के जेल में होने से चुनाव कराया जा रहा है। यूपी आज हम विस्तार से करेंगे बातचीत और जानेंगे कि आखिर किस सीट पर किसका दबदबा ज्यादा नजर आता है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप मिश्रा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। विजय दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से भी कुछ नेता हमारे साथ में आके जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले संदीप का ही रुख कर लेते हैं एक बार। संदीप, उपचुनाव के रण की शुरुआत होने वाली है और देखिए अलग अलग दलों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन दबदबा इन सीटों पर किसका नजर आता है? और अगर लोकसभा चुनावों में हम देखें तो एक अलग तस्वीर नजर आई थी इस बार उत्तर प्रदेश में, जिसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। लेकिन अब जब इन 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे तो क्या पासा पलटेगा, उस तरीके का ही माहौल है? इन सीटों पर क्या स्थिति है? इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो एक रणनीति के साथ में उतरी हुई थी और साफ तौर पे 80 सीटें जीतने का जो दावा किया था, जो वादा किया था, वो पूरी तरीके से पे असफल रहे। भारतीय जनता पार्टी वो अपने खेमे को मजबूत नहीं कर पाई जहां पर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में दबदबा हुआ करता था। लेकिन महत्वपूर्ण होगी ये उपचुनाव की सीटें जो खाली हुई हैं। इन 9 सीटों पर चुनाव, 10 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें से 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जो 10वीं सीट मिल्कीपुर विधानसभा है वो कोर्ट में फैसला होने के कारण उसे अभी टाला गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जिस तरीके से इस बार चुनाव को लेकर के मंथन पहले से शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो है 27 लोगों का पैनल का नाम जो है वो दिल्ली भेज चुके हैं। जल्द ही उस पर मोहर लगने की संभावना जताई जा रही, यानी कि आज या कल में ही इस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि 25 तारीख तक नामांकन करने का जो डेट है उस डेट से पहले जो है सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं, समाजवादी पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों के मैदान में उतार दिया है और 2 सीटें कांग्रेस के खेमे में गई हैं, लेकिन अभी भी वहां पर हलचल तेज है। कांग्रेस ये चाहती है कि 2 की जगह पे कांग्रेस को 4 सीटें मिले उत्तर प्रदेश पे, खासतौर पे उपचुनाव में। लेकिन अभी तक 2 सीटों का ऐलान किया गया है, जहां पर एक खैर सीट है जो कि अलीगढ़ में है और दूसरी गाजियाबाद की सीट है जहां पर
अतुल गर्ग का कब्जा हुआ करता था। अतुल गर्ग वहाँ गाजियाबाद से सीट कई बार चुनाव लड़े और वहाँ पे जीत के हासिल आए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि वो लोकसभा चले गए हैं तो सीट खाली हो चुकी है। यही अगर कड़ी की बात करते हैं तो फूलपुर सीट की भी बात करते हैं, वहाँ से भी सांसद चुने गए हैं। तो अब जो सीटें खाली हुई हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो पार्टियां हैं वो मंथन कर रही हैं। इससे महत्वपूर्ण बातें एक बार ये भी है कि इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें बसपा अपने कैंडिडेट उतार रही है, तो ये भी एक त्रिकोणीय जो मुकाबले होंगे काफ़ी दिलचस्प होंगे, क्योंकि जहां अब तक बसपा जो है अपना वोट बैंक वो या तो समाजवादी पार्टी के में जा रहा था या तो फिर कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा था, लेकिन अब इस बार जो है बसपा ने भी अपने कैंडिडेट वहां पे उतारेंगे और ये माना जा रहा है कि इस बार जो लड़ाई होगी वो त्रिकोणीय होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ या सपा का या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो बीएसपी का कैंडिडेट होता हुआ नजर आएगा। तो ये काफ़ी इस बार दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक तैयारियों की अगर बात करते हैं तो लगातार अगर तैयारियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश यादव लगातार तैयारियां कर रहे हैं, अपने जो उनके जो सांसद चुने गए हैं इस बार उन सांसदों को मैदान में उतारा है उन्होंने, इसके साथ ही साथ में खुद वो जनसभाएं संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उसी कड़ी की बात करते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है इस बार जो है लगभग हर विधानसभा में 2 जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 जनसभाएं करेंगे, 2 जनसभाएं करेंगे, और इसके साथ साथ ब्रजेश पाठक वो 2 जनसभाएं करेंगे। साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह लगातार मैदान में उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो ये लड़ाई होगी जो उपचुनाव की वो काफ़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि सही इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब तक सीटों के हम आकलनों की बात कर रहे हैं तो कई सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास हुआ करती थी, लेकिन अब इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां की हैं उन तैयारियों के कितने मायने निकाले जाएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार जो है सभी दल जो हैं वो लगातार पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगातार पूरी ताकत लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी दलों की ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है कि उनके उम्मीदवारों को इस चुनाव में जीत मिले, लेकिन फिलहाल किसका दबदबा भारी होगा ये तो बहुत अहम होगा देखना। हमारे साथ में बीजेपी के नेता प्रदीप मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। प्रदीप जी, उपचुनाव में योगी सरकार की प्रतिष्ठा क्या बरकरार रह पाएगी, क्योंकि लोकसभा के चुनावों में तो स्थिति बड़ी डामाडोल नजर आई थी, मतलब कई सारी ऐसी सीटें थी जिनको लेकर तो खुद बीजेपी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर हार मिलेगी, लेकिन वैसा हुआ और समाजवादी पार्टी की साइकिल बड़ी तेजी के साथ दौड़ी थी। तो इस बार कितनी उम्मीद है आम जनता से? के न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो अभी 13 नवंबर को जो चुनाव आयोग ने तिथि घोषित की है, हम लोग उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव में जा रहे हैं और उसका जो है रिजल्ट 23 नवंबर को आने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो समग्र विकास का एजेंडा है उसके तहत हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं, और मैं आपको ये दावे के साथ करता हूं कि सारी सीटें 9 की 9 सीटें, अभी एक सीट पे मिलकर पूर्ण चुनाव नहीं होना है, वो न्यायालय में प्रकरण है, वो प्रकरण जैसे ही रिजॉल्व होगा उसके बाद वो तिथि की घोषणा होगी कि जनवरी में होता है कब होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 9 सीट पे भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के साथ में, कुछ सीटें एनडीए के पास जाएंगी, अभी पार्टी जो 1-2 दिन में घोषणा कर देगी, और हमारा जो एजेंडा है एनडीए के साथ में चुनाव लड़ने का और 9 की 9 सीटें जीतने का लक्ष्य लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी टीम मैदान में उतरी है। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं जो हमारा समग्र विकास एजेंडा होगा इसके तहत हम लोग जो है चुनाव में उतरेंगे और पार्टी 9 सीट पे विजयश्री प्राप्त करेगी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी पार्टी में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव 9 की 9 सीटों जीतने का लक्ष्य लिया है, और 9 की 9 सीटें हमारी एनडीए जीतेगी। जो सपा बसपा और कांग्रेस जो ये लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमारा उसमें समग्र विकास का एजेंडा भारी पड़ेगा। हम 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, 9 की 9 सीटें आप जीतेंगे, लेकिन देखिए उसके लिए क्या तैयारी है, किस तरीके से होंगे चीज़ें, ये देखना भी बहुत अहम होगा। विजय दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, दावे तक तो ठीक है, आपने सुना 9 की 9 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं प्रदीप जी, लेकिन इस दावे में आपको सच्चाई कितनी नजर आती है?
क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी ने एकदम से पासा पलटने वाली कोई स्थिति कर दी है खड़ी, या अभी भी हालात कुछ डामाडोल है? अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो जी बोलिए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जब से अपने विधानसभा चुनाव में विजय हासिल की है, तब से भारतीय जनता पार्टी का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का एक नारा जो है हरियाणा में बड़ा कामयाब रहा था। उन्होंने जो नारा दिया था वो ये कहा था कि भाई बटोगे तो कटोगे, और ये अब ये नारा उनका जो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवार जो भविष्य में वहां पर होंगे, उन्होंने इस्तेमाल करना चालू कर दिया है और पदाधिकारियों ने उसके पोस्टर तक जारी कर दिए गए। अब देखना यह होगा कि योगी जी का ये नारा जो उन जगहों पर सफल रहा है, क्या ये विधानसभा चुनाव में भी काम करेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो ये नारा उन्होंने उत्तर प्रदेश से ही दिया था और ये उन जगहों पे जो है भारतीय जनता पार्टी अपने टैगलाइन के रूप में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां जो है वो हरियाणा और इवन कहूँ महाराष्ट्र से भी अलग है। तो निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत का सामना करना होगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारी सीटें जो हैं वो उनमें जो समीकरण है वो काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिट नहीं बैठते हैं। जैसे अगर कोई कहे साहब की जो है जो करहल है उसको हम जीतेंगे, तो करहल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो होम बिल्ट है कहना चाहिए समाजवादी पार्टी की या मुलायम सिंह की अपना एक गृह जिला है, और उन्होंने जो उम्मीदवार भी दिया है वहां पे वो पहले सांसद रह चुका है और परिचित है, लोगों के बीच जमीनी स्तर पर जाना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि अभी जो है एक अनिश्चय की स्थिति में जैसे लग रही है। वो अपने उम्मीदवार का पैनल बनाने के बाद भी उम्मीदवारों को घोषित नहीं कर पाया। देखिए सारे कई स्टेट्स में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहां के उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है। ये अलग बात है कि भाई अभी जो बयान आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा था आपकी बूथ स्तर पर मंत्रियों को लगाया जाएगा। अरे भाई बूथ स्तर पे जो है वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं को लगाइए, मंत्रियों को तो आपने सुपरविजन पर लगा ही रखा है, लेकिन जो है अब हर जगह मुख्यमंत्री को ही उतरना पड़ेगा मैदान में। स्थानीय लोग जब तक कमर नहीं कसेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा कैसे पार लगेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत सारी सीटें बड़ी टफ है और निश्चित तौर पे जैसे मान लीजिए मीरापुर की सीट आरएलडी ने पहले जीती थी, लेकिन मीरापुर की सीट आरएलडी तब जीती थी जबकि सपा के साथ उनका कोएलिशन था, भारतीय जनता पार्टी के साथ तब कोएलिशन नहीं था उनका। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसपे कि अभी संजय निषाद की बात कर लीजिए, संजय निषाद मांग रहे थे भाई हमको 2 सीट दीजिए, अभी उनको एक मझवाई सीट मिली है। तो अंदर खाने उन्होंने ये भी मना कर दिया कि मैं जो है इस राज्य स्तर के या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों से बात नहीं करूंगा, मैं सीधे जो है गृह मंत्री के पास जाऊंगा बात करने। तो ये सब नाराजगियां भी इस बीच उभरी है और कहीं ना कहीं जो सीटों देखिए कैंडिडेट्स करने के बाद में कैंडिडेट अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में अपनी तैयारी चालू कर देता है। तो अगर ये निर्णय की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में रहेगी कि वो जो है अपने कैंडिडेट समय अब बहुत अधिक नहीं है कि बाई इलेक्शन के लिए माना ही जाता है कि बाई इलेक्शन जो सरकार होती है उसी का होता है, लेकिन आपको कुछ बेसिक चीजें तो क्लियर करनी चाहिए ना। मुझे अभी इस बात में न जाने क्यों संशय सा भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ लगता है कि भाई उसने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, क्या उसमें भी कोई दांवपेच है क्या? तो अभी उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है ठीक है, अपोजिशन में भी है, मतलब इंडिया ब्लॉक में भी कांग्रेस जो है 3 सीटें मांग रही है, फुलपुर के लिए मांगा उन्होंने, लेकिन फुलपुर में चूंकि अखिलेश यादव ने पहले से अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है जो 2-3 बार के विधायक रह चुका है, पिछली बार वो उनका विधायक हार गए थे, तो अब अखिलेश यादव क्या उसको वापस लेंगे? और अखिलेश यादव ने एक नया पेज जो महाराष्ट्र में डाल दिया है कि भाई हमें 12 सीटें दो, और वो भी कांग्रेस को फॉरवर्ड कर दिया है अपने लिस्ट। तो अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव को कांग्रेस संभालती कैसे है। दूसरी बात यह है कि जो पेज उधर फंसे हुए हैं वो शॉर्ट आउट अगर होते हैं तो वो कांग्रेस और सपा के बीच की बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष तो साफ रखना होगा कि अपने कैंडिडेट घोषित करें जो मैदान में उतरे और लोगों को बताएं कि साहब हम जो है अब ये मोर्चा संभालने के लिए आपके सामने आ गए और हमें समर्थन दीजिए, हमारे पक्ष में मतदान करिए। मतलब एक जो स्थानीय स्तर पर तैयारियां होती है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवारों को घोषित करना चाहिए
और डिले करना उनके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार सरकार की ओर से कितनी तैयारी है और बाकी के दलों ने इन उपचुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। उपचुनाव के रण को लेकर खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संदीप का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संदीप, अभी बड़ी अहम बात कही विजय जी ने कि जिसकी सरकार होती है कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन उनके पक्ष में जाता है, लेकिन क्या इस बार ये बात यूपी उपचुनाव में ठीक सटीक बैठ रही है या इस राह पर नतीजे आने वाले हैं? देखिए, ये सच है कि जिस तरीके से सरकार किसी जिसकी भी होती है वो उपचुनाव में अगर देखा जाए तो उसका पल्ला भारी जरूर रहता है, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे इस बार के उपचुनाव में ये देखा जा रहा है क्योंकि वो आधे ज़्यादा जो सीटें हैं वो कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे से होकर के गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है क्योंकि जिस तरीके से अब तक जो समाजवादी, हम अगर कटहरी विधानसभा की अगर बात करते हैं तो लालजी वर्मा का वहाँ पर दबदबा होता है। हम अगर मिल्कीपुर सीट की अगर चुनाव होता है, अगर वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ पर उनका समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी था, तो अवधेश प्रसाद का। तो ये माना जा रहा है, मैनपुरी की बात करें, करहल की बात कर ले तो वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी रहा है। तो ऐसी जो बहुत सी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, इस उपचुनाव में खास तौर पे देखने को मिल रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बसपा भी इस बार अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है, तो दलित वोट बैंक जो होगा तो वो बसपा के खेमे में ही पहुंचता हुआ नजर आएगा। बचा उन सीटों में जो ब्राह्मण और यादव वोट बैंक बचा, जो कुर्मी वोट बैंक है, वो किधर खिसकता है ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस तरीके से इस बार का जो समीकरण बन रहे हैं वो हर विधानसभा के एक अलग अलग समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों का लिस्ट का नाम नहीं घोषित किया है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक हो जाने चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना उनके पास कम वक्त होगा मेहनत करने का, उतना ही उनके पास कम समय बचेगा कि अपने जनता के बीच में जाएं और अपने आप को साबित करें कि हम उनके एक उम्मीदवार बन के उतर रहे हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो देखने वाली होंगी इस बार के उपचुनाव में खास तौर पे, क्योंकि बहुत यही एक सबसे बड़ा विषय होगा क्योंकि जिस तरीके से इस बार के उपचुनाव जो देखने को मिले हैं, उपचुनाव में सभी पार्टियां लगातार रणनीतियां बना रही हैं क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए एक तरफा चुनाव होता हुआ इस बार नहीं दिख रहा है क्योंकि जरूर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन ये उपचुनाव है, उपचुनाव में कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वजह साफ है कि इस बार जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उम्मीदवार वहाँ से होकर के निकले हैं, वहाँ पर उन सीटों पर कुछ सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है अब तक। तो अब वहां पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला पाएगी, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, ये देखना बहुत अहम होगा। हमारे साथ में शरद यादव जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। शरद जी, क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में, क्या लोकसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार काफी तेज हुई थी, उपचुनाव में लेकिन क्या उतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे? प्रत्याशी उतारने में तो खैर समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए पहले तो। सर अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं मिल रही है शरद जी हमें। शरद जी को प्लीज अनम्यूट किया जाए। देखिए उनकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। उनकी आवाज़ आएगी, उनके पास हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, सबको यही लग रहा है कि इस बार देखिए बीजेपी ने थोड़ी देरी कर दी, प्रत्याशी उतारने में देरी क्यों हो रही है भला? नहीं, अभी मैंने आपको बताया, वही फिर दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी हमारी 1-2 दिन में ये सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट को जो है फाइनल कर देगी। अच्छा, इस बार गुटबाजी का तो कोई वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि जब नतीजे सामने आए थे लोकसभा के, उसके बाद ये कहा गया कि पार्टी में सुनी नहीं गई, जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें ही गुटबाजी देखने को मिली थी। कई बड़े बड़े नाम सामने आए थे जिसमें उनका कहना था कि हमारे हिसाब से टिकट नहीं दिया गया।
नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं। हम लोग एनडीए के साथ चुनाव में जा रहे हैं। अभी क्या है कि कुछ सीटों को लेके है कि कितनी सीटें पे हमारे जो सहयोगी दल हैं वो चुनाव लड़ेंगे। ये आज की बैठकों में फाइनल हो जाएगा। आज से कल तक के सीट भी डिक्लेयर हो जाएगी। और मैं भी ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, अभी विजय दुबे भाई साहब जैसे बोल रहे थे, हम जो 9 सीटों की चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा ये छोटा से छोटा चुनाव हम लोगों के लिए हम लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री, विधायक, सांसद, सब लोग, और हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, चाहे वो सशक्त केंद्र संयोजक हो, मंडल अध्यक्ष हो, सारे लोग बूथ स्तर तक कार्य करते हुए, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, सारे लोग इस कार्य में लगेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहूंगा कि सभी जनता जो हमारा समग्र विकास का एजेंडा है, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगी और हम सभी सीटों पे हमारा जो है एनडीए चुनाव जीतेगा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। बस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। प्रदीप जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं सर। वही बोल रहा था कि हमारा जो आगामी जो चुनाव है वो चुनाव हम लोग जो गंभीरता से लेते हुए हमारे सारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, विधायक, सांसद और बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल अध्यक्ष, सभी टीमों के साथ हम लोग चुनाव में उतरेंगे। और हमारा माइक्रो मैनेजमेंट जो है उसके लिए जो है पार्टी लगी हुई है। हम लोग सभी सीटों पे जीत के साथ जो है विजयश्री प्राप्त करेंगे और सभी मतदाता हम लोगों के पक्ष में मतदान करेंगे। और जो हमारा समग्र विकास का एजेंडा है उसको देखते हुए, और यहाँ की जनता जो 9 सीटों की जनता है हम लोगों को ही वोट करेगी। और जो विपक्ष की बांटो और राजनीति करो, जो उनका एजेंडा है डिवाइडिंग रूल और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारेंगे लोग, और भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर सभी सीटों पे विजयश्री दिलाएंगे। और मैंने बोला कि आज से कल तक जो है सभी सीटों पे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। और अभी जो आपने सुनाया दिल्ली के मुख्यमंत्री आरसी जी का जो बयान आ रहा था, वो उनकी विफलता है। अपनी विफलता को जो है भारतीय जनता पार्टी के सिर पे मढ़ने का कार्य कर रही हैं। पूर्व में केजरीवाल जी भी ऐसे कि हम लोग आम आदमी लोग हैं और सैकड़ों करोड़ के बंगला को बना के उसमें लोग रहने का कार्य किए। अभी उसी की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए ये कह रही कि मैं उसमें नहीं जाऊंगी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को अलॉट कर दीजिए। तो ये सब उनकी विफलता है, और विफलता को जो है भारतीय जनता पार्टी के सिर पर मढ़ने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये लोग विकास और डेवलपमेंट को ध्यान देते हुए दिल्ली की जनता के विकास के बारे में सोचे, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप और प्रत्यारोप से बचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, उपचुनाव के रण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस उपचुनाव के रण में कौन बाजी मारेगा ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल सभी दलों की ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है इस उपचुनाव के रण को जीतने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।